रहे हैं रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 में हमने कुछ डिटेल्स इसकी देखी, कुछ बेसिक चीजें सीखी हैं। पार्ट 2 के अंदर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे, इसके बारे में कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में सीखेंगे और इसमें क्या क्या अगले क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि थोड़ा नॉइस वाला माहौल चारों तरफ हो चुका है, चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा नॉइस आपको यहाँ पर मिल सकता है। प्लीज कोप विद अस और चलते हैं आगे, देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, इंटरनल ऑडिट स्ट्रेटजीज अंडर आरबीआईए। आरबीआई के अंडर हम कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो ये सारे स्ट्रेटजीज डिपेंड करेंगी रिस्क मैच्योरिटी ऑफ द प्रोग्राम और स्कीम। यानी कि हम देखेंगे कि उसके जो मैनेजमेंट हो रही है वो कितना मैच्योर रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट की स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको असेस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमने रिस्क को 3 टाइप में यहाँ कैटेगराइज कर लिया। एक तो लो रिस्क हो गया, और एक हो गया हाई रिस्क हो गया, ठीक है, और एक एडिक्वेट रिस्क हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कि यानी कि जो रिस्क मेच्योरिटी है वो है लो भी हो सकती है, एडिक्वेट भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो कभी भी रिस्क मेच्योरिटी अगर लो है किसी प्रोग्राम के अंदर, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर रिस्क मेच्योरिटी अगर लो है, तो सबसे पहले उसको इंटरनल ऑडिट विंग्स उसको एसेस करेगी, और अगर वो लो मिलती है तो रिपोर्ट कर देगी किसको, रिस्क मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज को, ईआरएम में है, और उनको एडवाइजरी एडवाइजरी सर्विसेज टू ट्रेन प्रोग्राम ऑफिसर्स टू प्रिपेयर रिस्क रजिस्टर। अब क्या करेगी, मतलब क्या है, इनकी इंटरनल ऑडिट विंग का काम है रिस्क मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी जो कि एआरएम में मिल रही है उनको एज ए एडवाइजरी बता देना है प्रोग्राम ऑफिस को, ठीक है, और उनको ट्रेन करना है ताकि वो क्या कर पाए, रिस्क रजिस्टर को प्रिपेयर कर पाए। अब ये रिस्क रजिस्टर क्या होता है, कैसे दिखता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। और ऐसे ही काम और इसी के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट प्लान्स को बनाया जाएगा। तो इंटरनल ऑडिट जो होगा या उसका असेसमेंट होगा या फिर वो जो प्लान बनेंगे वो सारे किस पे डिपेंड करेंगे, पहले रिस्क की मैच्योरिटी को देखा जाएगा। अगर लो है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैच्योरिटी, तो वो सारे फीडबैक्स कहाँ बताए जाएंगे, एडवाइजरीज के रूप में ट्रेन करा जाएगा प्रोग्राम ऑफिस को, और वो रिस्क रजिस्टर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेयर द रिस्क मेच्योरिटी इज असेस्ड और इट इज एडिक्वेट। अगर वो ठीक ठाक है, रिस्क मेच्योरिटी मतलब अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं उसको, तो क्या होगा, इंटरनल ऑडिट विंग जो है वो प्रोग्राम रिस्क रजिस्टर का यूज करेगी और आइडेंटिफाई करेगी सिग्निफिकेंट रिस्क और इंक्लूड करेगी उन सब रिस्क को ऑडिट प्लान के अंदर। तो आपको इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से क्या होगी, रिस्क मेच्योरिटी के लिए लो के सामने आप लिख सकते हैं रिस्क मेच्योरिटी, लिखें उससे लिखें लो आया। लो आया तो क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा रिस्क की जो डेफिनेशन, जो जितनी भी डेफिशिएंसी होंगी आरएम की वो कहाँ पर बताई जाएंगी, एडवाइजरी के रूप में प्रोग्राम ऑफिस को बताई जाएंगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो रिस्क रजिस्टर प्रिपेयर करें। और अगर वो एडुकेट आया तो वो रिस्क रजिस्टर को ही उठाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क को और उसको ऑडिट प्लान में इन्वॉल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं रिस्क रजिस्टर क्या होता है। रिस्क रजिस्टर क्या है, एक ही रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। ये क्या है, फुलफिल करता है रेगुलेटरी कंप्लायंस एक्टिंग एज ए रिपोजिटरी फॉर ऑल रिस्क। यानी कि क्या है, एक रिपोजिटरी, यानी कि हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, लॉग बना लिया किस चीज का, रिस्क जितने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी स्कीम है, उसमें सबसे पहले हम उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस वो रिस्क जो है उसकी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस वो हो जाएगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी क्या सिवियरिटी है, रिस्क किसकी वजह से हो रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेशन में क्या चल रहा है, स्टेटस उसका क्या है, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होती है। तो ये होता है रिस्क रजिस्टर। आपके सामने एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है किसी कंपनी का, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्क रजिस्टर है। तो यहाँ पर बता रखा है कि एक रिस्क वहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसका लाइक्लीहुड देखा, लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी उससे क्या क्या प्रभाव होंगे, प्रभाव होने से वो जो सीवियरिटी, वो सीवियर रिस्क है या नहीं है, वो सारी चीजें भी इसमें देखनी पड़ेंगी। तो इतना देखेंगे। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरनल ऑडिट हैंडबुक्स को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क हैं उसके रजिस्टर्स मिल जाएंगे। तो आप उसको फॉलो करें और उसमें बैक साइड में सबसे एंड में आपको मिल जाएंगे ये सारी चीजें, वहां से आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। टिल देन
हमने इसके बारे में जान लिया कि ये क्या है, टूल है, मैनेजमेंट टूल बोल सकते हैं, जो कि एक लॉग की तरह, एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है। अब आगे चलते हैं। कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट यूजिंग आरबीआई मेथोडोलॉजी। तो स्ट्रेटेजी तो हमने वहां बनाई ली थी, लो रिस्क, हाई रिस्क, एडिक्वेट रिस्क, इसके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं यहाँ पर कि हम इसके अकॉर्डिंग कैसे कंडक्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट को। तो इसमें 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहले तो हम रिस्क की मेच्योरिटी को एसेस करेंगे और फिर उसके बाद प्रिपेयर करेंगे इंटरनल ऑडिट प्लान और फिर करेंगे रिस्क की ऑडिट जितने भी होंगे। तो अभी वहां हमने देखा ही था, एसेस करेंगे, अगर लो मेच्योरिटी आई तो उसको सीधा ट्रेन ही करना होगा हमें और उसको बताना होगा ये डेफिशिएंसी है और फिर वो रिस्क रजिस्टर प्रिपेयर करेगा। अगर एडुकेट रिस्क हैंडलिंग हो रही है, यानी कि रिस्क का मेच्योरिटी जो है वो एडुकेट है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, फिर हम प्रिपेयर कर लेंगे इंटरनल ऑडिट प्लान को और उसमें क्या करेंगे, उन सब रिस्क को रिस्क रजिस्टर से निकाल के इंटरनल ऑडिट प्लान्स में ले आएंगे और फिर उन रिस्क पर हम क्या करेंगे, ऑडिट करना शुरू करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात ये आएगी हमारे दिमाग में कि आखिर कैसे रिस्क को एनालाइज करते हैं। तो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चन हमें याद रखने, इससे हम रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन गो रॉन्ग। ये क्वेश्चन आपको रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आएगा। जब भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रोग्राम स्कीम में, तो आप देखेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग, कि आखिर इसके रॉन्ग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये चीज बोलता है लाइक्लीहुड, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तीसरा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, अगर ये हो गया तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें जब आप देख लेंगे तो इससे आप रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो रिस्क एनालाइजिंग यहां से शुरू होगी। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे और फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो आगे चलते हैं। यहां पर हमने इंडिकेटिव कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क लाइक्लीहुड। अब रिस्क का जो लाइक्लीहुड है, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसको कितन कैसे कैसे हमने डिफाइन किया है। तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी हमने 3 मानी है, लो रिस्क, हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क। ठीक है। लो रिस्क वो है, इट इज कॉमन प्रोसेस एंड नॉट डिफिकल्ट टू परफॉर्म, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो कॉमन है, डिफिकल्ट नहीं हो रहे। ठीक है। तो उनमें क्या होगा, रिस्क बहुत ही कम होगा। परफॉर्मेंस डेटा ये बोलती है कि जो रिक्वायरमेंट होंगी या जो हम जो करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, आसानी से वो अचीव हो जाएगा। और लो रिस्क वाली वो चीज होती है जिसमें हमें पता होता है कि यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है, तो वो सब लो में जाता है। मान लो कि कोई ऐसा केस है जहाँ पर रेगिस्तान है और वहां पर हम रेगिस्तान के अंदर हम वहां पर क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर हमने कॉलोनी बसाना शुरू किया, तो वहां पर बाढ़ आने के केसेस बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम क्या करेंगे, वहां वो लो रिस्क होगा, कि बाढ़ आना लो रिस्क होगा। तो यहाँ ऐसी ही चीजें हैं। दूसरा, उसी के लिए अगर हम किसी ऐसी जगह, वहां पर क्या होगा, सूखा पड़ना जो होगा, पानी की कमी होना, वो हाई रिस्क में रहेगा, क्योंकि वहां तो पानी की कमी हो ही सकती है। तो ये 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कि कोई भी रिस्क होगा वो लो हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या हाई हो सकता है। तो आगे चलते हैं। रिस्क असेसिंग। रिस्क असेसिंग में क्या है, हम क्या करेंगे, अब हमने आइडेंटिफिकेशन जब कर ही लिए हो रिस्क के, जो कि हमने रिस्क रजिस्टर में देख ही लिए थे, उसके बाद हमने उनको ये भी कैटेगराइज कर लिया कि वो रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो रिस्क ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, यानी कि वो लो रिस्क हो सकता है या फिर मॉडरेट रिस्क हो सकता है या हाई रिस्क हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली और फिर हमने उसकी सिवियरिटी लिख ली। सिवियरिटी मतलब उस रिस्क से के अकरेंस के बाद में, मान लो वो रिस्क हो गया, जो हम चीज सोच रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हो चुकी है, उसके होने के बाद में हमें कितना इम्पैक्ट आएगा। तो उन सबको हमने क्या करा, कैटेगराइज करके यहाँ पर एक प्लॉटिंग शुरू की है, एक मेथड शुरू किया है, जिस मेथड में हम स्कोर देंगे उस रिस्क को। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने एक्स एक्सिस ली है, यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में हमने क्या लिखा है, रिस्क के इम्पैक्ट को लिखा, सिवियरिटी को लिखा। यहाँ पर लिख लिया हमने प्रोबेबिलिटी, कितना उसका इम्पैक्ट, लाइक्लीहुड है। लाइक्लीहुड में हमने पढ़ा ही था लो, मॉडरेट और हाई, और सिवियरिटी में भी हमने मान लिया लो, मॉडरेट और हाई, और इनको दे दिया नंबर। अब मान लो कोई रिस्क ऐसा है जो कि जिसके होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, जैसे कि रेगिस्तान में बाढ़ आना, और उस बाढ़ से कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर रेगिस्तान में हम कोई कुछ ऐसा बना रहे हैं और वहां बाढ़ आ भी गई और हमने वहां पर बहुत ऊंचाई पे सब कुछ बनाया है, तो वहां पर कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखें, तो यहाँ पर ये जो रिस्क है, इस रिस्क का जो स्कोर आएगा वो कितना आएगा। पहले मैं यहाँ पर एक इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, इंक का।
ताकि हमें दिखाई देना शुरू हो जाए। तो ये है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आंसर आ गया स्कोर 1, यानी कि रिस्क का स्कोर आ गया 1। ऐसे ही यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, इसके सामने अगर मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है, मॉडरेट है, लेकिन वो उससे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला, तो वो 2 इंटू 1 हो गया। 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो गया, वो आया। तो हमने यहाँ कैटेगराइज करके हमें ये पता चला कि अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से 3 में आया, ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 3, तो यहाँ पे अगर वो 3 से कम रहा तो वो तो क्या रहेगा, उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, वो रिस्क किस कैटेगरी में आ जाएगा, लो रिस्क में आ जाएगा। लेकिन अगर वो येलो वाले में आया, येलो वाला यानी कि ये वाला बॉक्स मान लो 3 इंटू 1 यानी कि 3 नंबर आया, या फिर यहाँ पर लेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4 नंबर आया, या फिर यहाँ ले लेते हैं 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी कि 3 4 ये सब वैल्यू आई उनकी। अगर ये इन वैल्यूज में से आता है तो हम उसको मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में डाल देंगे उस रिस्क। और अगर वो यहाँ पर आता है इन वैल्यूज में, जैसे कि 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 3 9, तो ये सब जो आता है तो वो क्या होगा, हाई रिस्क होगा। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट रिस्क, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क हमने देखा, एसेस किया, एनालाइज भी कर लिया। अब रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पर टेक्निक्स देखेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सच रिस्क, इट इज एसेंशियल दैट द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज डेवलप्ड टू एड्रेस द रिस्क। अब हमने देखा, रिस्क को एनालाइज किया, उसको एसेस किया, पहले एसेस किया यानी कि देख लिया, एसेस में हमने पहले देखा, उसके आइडेंटिफिकेशन किए, फिर उसको एसेस करके पता लगा लिया उसकी लाइक्लीहुड क्या है, फिर उसको मैनेज करने के लिए अब बात करेंगे। मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्क रजिस्टर डेवलप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये सब हम डेवलप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे काम कर सकते हैं। सो आफ्टर असेसिंग रिस्क, नाउ लेट्स मूव टू रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर रिस्क को असेस किया और फिर रिस्क को एनालाइज किया। अब ये सब होने के बाद में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिस्क तो होगा ही, अब उस रिस्क को एसेस भी कर रखा है हमने, आइडेंटिफाई भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, लेकिन उस रिस्क को हमें कोई रेस्पॉन्स, उसके लिए कोई रेस्पॉन्स करना होगा। यानी कि हम देखेंगे कि आखिर हम उस रिस्क को कैसे मैनेज करें, क्या हमारे पास काम होंगे, किन तरीकों से रिस्क को मैनेज किया जा सके। तो यहाँ देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या है, फॉर द मिनिस्ट्री प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सच रिस्क। जो रिस्क हमने एनालाइज करे, आइडेंटिफाई किए, वो सब हो रहे हैं रिस्क, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या मेथड्स अपनाएंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे, यही हमें रिस्क मैनेजमेंट में सीखना हो। तो किसी भी मिनिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब के इम्पैक्ट से सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, रिस्क का, और असेसमेंट होना जरूरी है, और एफर्ट लगाने होंगे हमें इस तरीके से ताकि हम रिस्क के लिए कोई रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें हमें फॉर्मली एक डॉक्यूमेंट में लिखनी होगी, और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं रिस्क रजिस्टर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो पीछे है वो है रिस्क रजिस्टर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिस्क रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। तो ये था रिस्क रजिस्टर का मेंटेन होने का काम। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर आपने एनालाइज करके जान ही लिया होगा, आप ब्रेक डाउन एनालिसिस का भी यहाँ यूज करें, किसी भी पूरे डेटा को लें और उस डेटा में से कुछ पॉइंट्स उठाएं या कुछ कुछ फ्रेजेस उठाएं और उनको लिखकर रिकॉल करने का काम करें, जिससे कि आप आसानी से याद रख सकें, क्योंकि जब इन पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको रिकॉल करने में ये पूरा डेटा दोबारा से ना पढ़ना पड़े, तो इसलिए साथ के साथ आप कुछ नोट्स बनाते रहें। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट। इससे पहले हमने ये सारी चीजें देखी, एक बार इनको दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के लिए आज जो हमने देखा सबसे पहले वो था रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और है डेफिनेशन इसकी, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने होंगे। साथ ही में रिलेशनशिप विद प्रोग्राम ऑफिस, ये देखा हमने। स्ट्रेटजीज देखी, जो कि है रिस्क के एनालिसिस पे, लो रिस्क है या एडिक्वेट रिस्क है। और रिस्क रजिस्टर देखा, और देखा मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क लाइक्लीहुड क्या है और रिस्क इम्पैक्ट क्या है। साथ ही में रिस्क के लाइक्लीहुड यानी कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितने टाइप की हो सकती है, 3। और उसके अलावा रिस्क को जब असेस करेंगे तो उसमें जो उसकी सिवियरिटी होगी वो भी 3 कैटेगरीज में होगी, लो, मॉडरेट, हाई। और उस सिवियरिटी को आगे चल के हम क्या कर सकते हैं,
फिर एक प्लॉटिंग करके हम रिस्क को एसेस कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा हमें कि वो रिस्क लो कैटेगरी का है, मॉडरेट रिस्क है या फिर हाई कैटेगरी का है, हाई रिस्क है। फिर उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे और ये सारा डेटा हम रिस्क रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट RBIA। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे, साथ ही साथ इसके ऊपर जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए और जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उन टेस्ट सीरीज को आप ट्राई करिए। उसके बेसिस पे जो फीडबैक है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ चीजें हैं जो कि हमें और ऐड करनी चाहिए क्योंकि हम एक वाइड स्कोप लेके चल रहे हैं, तो टिल देन आप क्या कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को ट्राई कर सकते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस डाले गए हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। आप अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। Till then, bye bye. See you in the next video. Please subscribe our channel W Civil Examination और साथ ही में परस्यू ऐप पर जाकर हमारे टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लें। साथ ही में परस्यू ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सी यू, बाय।